आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब प्लेटफ़ॉर्म विक्टोरियस एजुकेशन एकेडमी ऑफ एक्सीलेंस पर। तो आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं स्वास्थ्य नीति और कार्यक्रमों को। तो इसमें स्वास्थ्य नीति तो हम पूरी पढ़ेंगे क्योंकि 2017 में आई थी, इसमें ज़्यादा चेंजेस आए नहीं हैं, वो हमको पढ़ना है। लेकिन जो स्वास्थ्य कार्यक्रम है, वो आप लोग करंट अफ़ेयर की किताब से अपडेट करेंगे और यहाँ से जो-जो मुझे ज़रूरी लगेंगे, वो मैं आपको बताते जाऊँगी। मैं आपको पीडीएफ अगर अवेलेबल कर पाई तो पीडीएफ अवेलेबल करवा दूँगी, तो कुछ आप पढ़ लीजिएगा, कुछ मैं पढ़ा दूँगी इस वीडियो में क्योंकि आज ही मुझे इस टॉपिक को कंप्लीट करना है, मैं इसको 2 वीडियो में ले जाना नहीं चाहती हूँ। ठीक है, चलिए। तो अगर हम बात करें पहली स्वास्थ्य नीति की 2017 की, तो सबसे पहले इसका बैकग्राउंड देख लेते हैं कि भैया पहली स्वास्थ्य नीति जो है 1983 में आई थी, दूसरी स्वास्थ्य नीति 2002 में आई थी और जो अभी जो करंट वाली जो स्वास्थ्य नीति है वो 15 मार्च 2017 को आई हुई है। तो हमको ये पूछा जा सकता है कि पहली स्वास्थ्य नीति कब आई थी, तो 1983 में आई थी, ये वाला पूछा सकता है। अब दूसरी तो नहीं पूछेगा वो। हाँ, ये क्वेश्चन और बन सकता है कि निम्नलिखित में से किस वर्ष स्वास्थ्य नीति नहीं आई? तो ये 2017, 2002, 1983 आपको याद रखना होगा। अब उद्देश्य की बात करें, उद्देश्य बहुत सरल होते हैं किसी भी स्वास्थ्य नीति के कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017 का प्रमुख उद्देश्य स्वास्थ्य प्रणाली के सभी आयामों, स्वास्थ्य क्षेत्र में निवेश, स्वास्थ्य सेवा सुविधाओं के व्यवस्थापन, वित्त पोषण, रोगों की रोकथाम, प्रौद्योगिकी तक पहुंच, मानव संसाधन विकास, विभिन्न चिकित्सीय प्रणाली को प्रोत्साहन देना, बेहतर स्वास्थ्य हेतु अपेक्षित ज्ञान आधार तैयार करना, विभिन्न विभागों से सहयोग, वित्तीय संरक्षण संबंधी कार्यनीति, स्वास्थ्य नीति के विनियमन इत्यादि के बारे में सरकार की भूमिका और प्राथमिकता स्पष्ट करना है। सभी उम्रों में सभी के लिए स्वास्थ्य और आरोग्यता के उच्चतम संभावित स्तर को हासिल करने तथा किसी द्वारा वित्तीय कठिनाई का सामना किए बगैर उत्तम गुणवत्ता युक्त स्वास्थ्य परिचर्या सेवाओं की उपलब्धता की संकल्पना की गई है। इस नीति में सतत विकास लक्ष्यों के मूलभूत महत्व का उल्लेख किया गया है। मेक इन इंडिया को आगे बढ़ाने के लिए निजी घरेलू विनिर्माण फर्म उद्योग स्वास्थ्य सेक्टर में देश में निर्मित चिकित्सा उपकरणों को बनाने तथा चिकित्सा उपकरण उत्पादन हेतु अग्रगामी और विपणन सुविधाएं सृजित कर सकते हैं। नीति घरेलू विनिर्माताओं से ही सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों में खरीद सुनिश्चित करने की पक्षधर है, बशर्ते कि गुणवत्ता मानक पूरे होते हों। देखो यहाँ पर मैंने ये टिक कर रखे हैं इंपॉर्टेंट चीजें कि इस नीति में सतत विकास लक्ष्यों के मूलभूत महत्व का उल्लेख किया गया है। लिंग आधारित हिंसा की समाप्ति हो, ये चीज भी इसमें मतलब इंक्लूड की गई है। बाकी आप यहाँ पे टिक लगा दोगे, ठीक है, बाकी आप देख के इसमें से टिक लगा दोगे, लेकिन ये जो चीजें आपको याद नहीं रहेगी, जैसे महिला स्वास्थ्य और महिलाओं को मुख्य धारा में लाना, जेंडर मेन स्ट्रीमिंग करना इसमें शामिल है, आपातकालीन देखभाल और आपदा की तैयारी करना, कुपोषण और सूक्ष्म पोषण तत्वों की कमियों को दूर करने हेतु कार्य कर आयुष की संभावना को मुख्य धारा में लाना। अब ये मैं इतना फोकस के साथ क्यों पढ़ा रही हूँ उद्देश्य, क्योंकि ये जो स्वास्थ्य नीति है ना, यहाँ पर हम डेटा पे ज्यादा ध्यान देते हैं, लेकिन वो जो प्रश्न बनाता है ना, वो ये बनाता है कि निम्न में से कौन सा उद्देश्य नहीं है या है। एक बार फिर से पढ़ाऊंगी तो ध्यान से लेके पढ़ लो कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति का जो प्रमुख उद्देश्य है स्वास्थ्य प्रणाली के सभी आयाम, स्वास्थ्य क्षेत्र में निवेश करना, स्वास्थ्य सेवा सुविधाओं के व्यवस्थापन और वित्त पोषण, रोगों की रोकथाम करना, प्रौद्योगिकी तक पहुंच पहुंचाना, टेक्नोलॉजी तक पहुंच करना, मानव संसाधन का विकास करना, विभिन्न चिकित्सीय प्रणाली को प्रोत्साहित करना, बेहतर स्वास्थ्य हेतु अपेक्षित ज्ञान आधार तैयार करना, विभिन्न विभागों से सहयोग, वित्तीय संरक्षण संबंधित कार्यनीति तथा स्वास्थ्य क्षेत्र के विनियमन इत्यादि के बारे में सरकार की भूमिका और प्राथमिकता स्पष्ट करना सम्मिलित होता है। सभी उम्रों में सभी के लिए स्वास्थ्य एवं आरोग्यता के उच्चतम संभावित स्तर को हासिल करने तथा किसी द्वारा वित्तीय कठिनाई का सामना किए बगैर उत्तम गुणवत्ता युक्त स्वास्थ्य परिचर्या सेवाओं की उपलब्धता की संकल्पना की गई है। इस नीति में एसडीजी के मूलभूत महत्व का उल्लेख किया गया है। मेक इन इंडिया को आगे बढ़ाने के लिए निजी घरेलू विनिर्माण फर्म उद्योग स्वास्थ्य सेक्टर में देश में निर्मित चिकित्सा उपकरणों को बनाने तथा चिकित्सा उपकरण उत्पादन हेतु अग्रगामी और विपणन सुविधा सृजित कर सकते हैं। नीति घरेलू विनिर्माताओं से ही सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों में खरीद सुनिश्चित करने की पक्षधर है, बशर्ते कि गुणवत्ता मानक पूरे होते हों। लिंग आधारित हिंसा की समाप्ति करना, जेंडर मेन स्ट्रीमिंग करना, आपातकालीन देखभाल और आपदा की तैयारी करना, कुपोषण और सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी को दूर करना और आयुष की संभावनाओं को मुख्य धारा में लाना। तो हमने एक बार फिर से इसीलिए पढ़ा ताकि हमारी यहाँ पे गलती ना हो। ठीक है, प्रमुख नीतिगत सिद्धांत की बात करें तो साम्य,
यानी असमानता कम करने का अर्थ सबसे गरीब व्यक्ति तक पहुँच है तो सकारात्मक कार्यवाही करना होगा। वहनीयता, किफ़ायत मतलब भैया आखिरी व्यक्ति तक पहुँच हो लेकिन किफ़ायत में हो। किसी भी परिवार की स्वास्थ्य परिचर्या लागत यदि उसके कुल मासिक उपभोग संबंधी खर्चों के 10% से अधिक होती है अथवा इसके खाद्य पदार्थ से इतर होने वाले खर्चों से 40% से अधिक होती है तो वह आपाती व्यय कहलाती है और स्वीकार करने योग्य नहीं होती है। ठीक है, चलिए बात करूं व्यापकता की तो सामाजिक आर्थिक या वर्तमान स्वास्थ्य स्थिति के आधार पर बहिष्कार को रोकना। इस पृष्ठभूमि में विशेष समूहों सहित पूरी जनसंख्या की आवश्यकता को पूरा करने के लिए तंत्र और सेवाओं की संकल्पना की गई है। मतलब ये क्या शामिल करता है कि भाई व्यापक रूप से सभी को ये चीजें उपलब्ध हो जाए। रोगी केंद्रित और गुणवत्ता युक्त देखभाल, गरिमा और गोपनीयता के साथ लिंग संवेदनशील, प्रभावी और सुविधाजनक स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करना। मतलब आप जो है पेशेंट सेंट्रिक चीजें लोगों को मतलब प्रदान करो। जवाबदेहीता, अब जो कितने ही सारे जो हॉस्पिटल्स होते हैं जहाँ पर जवाबदेहीता बिल्कुल नहीं होती, कुछ भी गलत हो जाता है तो वो लोग जवाबदेहीता नहीं लेते हैं। तो वित्तीय और कार्य निष्पादन संबंधी जवाबदेही, निर्णय लेने में पारदर्शिता, सार्वजनिक तथा निजी जवाबदेही दोनों क्षेत्रों में स्वास्थ्य परिचर्या प्रणाली में भ्रष्टाचार का उन्मूलन करना। समावेशी भागीदारी यानी सभी गैर स्वास्थ्य मंत्रालयों और समुदायों की भागीदारी और सहभागिता के साथ एक बहुआयामी दृष्टिकोण देना। बहुलता, यदि रोगी चुने और उचित हो तो उन्हें समुचित आयु सेवा प्रदान करने वाले ऐसे चिकित्सकों की सुविधा उपलब्ध हो जो कि प्रमाणित विकल्पों से व स्थानीय परंपरा के अनुसार इस पद्धति का प्रयोग करते हैं। विकेंद्रीकरण की बात करें तो किसी स्तर पर निर्णय लेने की प्रक्रिया का विकेंद्रीकरण करना जो व्यवहारिक दृष्टिकोण और संस्थागत क्षमता के अनुरूप हो। ठीक है, गतिशीलता और अनुकूलता, समुदाय से और राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय ज्ञान भागीदारों से सीखने के साथ साथ नई जानकारी और साक्ष्य पर आधारित स्वास्थ्य परिचर्या के गतिशील संगठन में निरंतर सुधार करना इसमें सम्मिलित होता है। लक्ष्यों की बात करें, लक्ष्य से ही प्रश्न बनेगा। अगर वो फैक्ट चीज पूछेगा तो लक्ष्य पूछेगा, लेकिन अगर नॉर्मल पूछेगा तो वो जो उद्देश्य है वहां से प्रश्न पूछ लेगा और उसकी डेट पूछ लेगा। आप लोगों को डेट याद रखनी है कि 15 मार्च 2017 को ये जो हमारी स्वास्थ्य नीति है ये आई थी। जीवन की प्रत्याशा की बात करूं तो 2025 तक जन्म के समय जीवन प्रत्याशा में 67.5% से 70% की वृद्धि हुई थी। मतलब आज जो हमारी जीवन प्रत्याशा है वो 70 है, ये कहा जा रहा है इसमें। 2022 तक प्रमुख श्रेणियों द्वारा रोग और इसकी प्रवृत्ति के बोझ के आकलन के लिए विकलांगता समायोजित जीवन वर्ष सूचकांक की नियमित निगरानी करना। मतलब हम लोग क्या करेंगे 2022 तक जो प्रमुख श्रेणियां हैं रोग की, उनकी जो प्रवृत्ति है उसकी निगरानी करेंगे। विकलांगता समायोजित जीवन वर्ष सूचकांक की नियमित निगरानी करना इसमें सम्मिलित होगा। 2025 तक राष्ट्रीय और उपराष्ट्रीय स्तर पर TFR में 2.1% तक कमी करेंगे हम लोग। उम्र के हिसाब से मृत्यु दर और कारण, 2025 तक 5 साल से कम आयु के बच्चों की जो मृत्यु दर है वो 23 तक और 2020 तक मात्र मृत्यु दर जो है मौजूदा स्तर से 100 तक कम करना सम्मिलित है, जो कि अभी तक भी नहीं हो पाई है। और 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों की जो मृत्यु दर है वो पिछले वीडियो में हम लोग देख चुके हैं कि 23 से तो ज्यादा है। ठीक है, चलो इसके बाद अगर हम बात करें हमारे 2019 तक शिशु मृत्यु दर को 28 तक कम करना, ये पहले के हैं, मतलब 2017 में निर्धारित हुए थे। शिशु मृत्यु दर को 28 तक कम करना जो कि हो चुका है। शिशु मृत्यु दर 25 हो चुका है ना। हाँ, अब 2025 तक नवजात मृत्यु दर को कम करके 16 तक लाना। नवजात मृत्यु दर चूंकि 35 है तो कम नहीं हुआ है। और मृत बच्चों की जन्म दर को एकल अंक तक लाना। जो मृत बच्चे हो रहे हैं ना उनको कम करना। तो हम एक बार फिर से देख लेते हैं कि 2025 तक जीवन प्रत्याशा 70 करना था और 2025 तक TFR जो है 2.1 करना था। उम्र के हिसाब से जो मृत्यु दर है और जो कारण है, यानी जो 5 साल की उम्र तक मृत्यु दर थी वो 23 तक लाना। 2020 तक मातृ मृत्यु दर 100 करना। 2019 तक 28 शिशु मृत्यु दर करना। नवजात मृत्यु दर को 16 तक लाना और मृत बच्चों की जो जन्म दर है उसको एकल अंक तक लाना। रोग प्रसार घटना में कमी करना। 2020 के वैश्विक लक्ष्य को प्राप्त करना जिसे 90:90:90 का लक्ष्य भी कहा जाता है। तो 2020 तक हमको HIV एड्स के लिए जो है HIV एड्स के साथ जीने वाले 90% लोगों को HIV स्थिति का पता है। HIV संक्रमण के साथ जीने 90% लोग निरंतर एंटी रेट्रोवायरल उपचार लेते हैं। एंटी रेट्रोवायरल उपचार प्राप्त करने वाले 90% रोगों में रोगाणुओं की कमी होगी। मतलब इसमें क्या कहा जा रहा है कि भैया जितने भी HIV पेशेंट है उसमें 90% की स्क्रीनिंग हो जाएगी, भाई इनको HIV मतलब है।
उन जो 90% जिनकी स्क्रीनिंग हो चुकी है उनको एंटी रेट्रोवायरल 90 उनमें से 90% को एंटी रेट्रोवायरल जो है थेरेपी मिल जाए। फिर जो जिनको 90% एंटी रेट्रोवायरल उपचार मिल रहा है, उनमें से जो 90% लोग हैं उनको जो है हमारा मतलब उनके स्वास्थ्य में सुधार हो। तो ये तीनों चीज कही गई है। स्थानीय क्षेत्रों में कुष्ठ रोग 2018 तक यानी 18 खटारा हो जाएगा कुष्ठ रोग अगर हो गया तो, ऐसे याद कर लो। कालाजार और लिम्फेटिक फिब्रोसिस 2017 तक उन्मूलन स्थिति को प्राप्त करना और बनाए रखना। टीबी के नए मामलों की घटनाओं को कम करना 2025 तक उन्मूलन स्थिति तक पहुंचाना। 2025 लक्ष्य लगा गया है कि टीबी को पूरी तरीके से हम लोगों को खत्म करना है। ठीक है। अंधेपन के प्रसार को कम करके 0.25 प्रति हजार तक लाना। इस बीमारी के बोझ को मौजूदा स्तर से 1/3 तक कम करना इसका उद्देश्य था। 2025 तक हृदय रोग, कैंसर, मधुमेह या क्रोनिक श्वसन रोगों से समय से पहले होने वाली मृत्यु दर को 25 तक कम करना इसमें सम्मिलित था। मतलब जो हृदय रोग से, कैंसर से, मधुमेह से या क्रोनिक डिसीज से जो मृत्यु हो रही थी उनको 25 तक कम करना। अब अगर बात करें स्वास्थ्य सेवाओं के कवरेज की तो 2025 तक सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधाओं के उपयोग को मौजूदा स्तर को 50% तक बढ़ाना है हम लोगों को। 2025 तक जो सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधाएं हैं उनके उपयोग को मौजूदा स्तर से 50% तक बढ़ाना। 2025 तक 90% से अधिक नवजात शिशुओं को 1 वर्ष तक पूरी तरह से टीकाकरण द्वारा प्रतिरक्षित करना। देखो 2025 तक हमको जो सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाएं उनके उपयोग को बढ़ाना है और 90% जो हमारे नवजात शिशु हैं उनको टीकाकरण प्रदान करना है। राष्ट्रीय और उपराष्ट्रीय स्तर पर 2025 तक परिवार नियोजन की जरूरत को 90% से ऊपर पूरा करना सम्मिलित है। राष्ट्रीय और उपराष्ट्रीय स्तर पर परिवार नियोजन को 90% से ऊपर पूरा करना। 2025 तक घरेलू स्तर पर 80% ज्ञात उच्च रक्तचाप और मधुमेह से ग्रस्त व्यक्तियों से नियंत्रित रोग की स्थिति बनाए रखना। मतलब हमको 80% लोगों को जिनको जो ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है, मधुमेह रोग से जो ग्रसित है, उनको नियंत्रित रोग की स्थिति बनाए रखना सम्मिलित है। ठीक है। अब एक चीज देखो, अभी जो समय चल रहा है हमारा एग्जाम, चूंकि जैसे जैसे पास आ रही है अंदर से घबराहट आपको बढ़ रही होगी। कुछ लोग ज्ञान देने में आएंगे कि पीएससी नीट, पेशेंस और ये वो ना जाने क्या क्या चीज आपको बोलेंगे, लेकिन एक चीज अपने आप से कहना है कि मेरा हो जाएगा। 2026 का साल मेरा साल है और मैं पीएससी में अच्छी रैंक के साथ, जो भी रैंक है आप उसको इमेजिन करिएगा कि मैं अपना नाम इमेजिन करके कि भाई मैं जो है सिलेक्ट हो जाऊंगी रैंक 1 के साथ। मेरा नाम जो है हर एक न्यूज़पेपर में रहेगा। 2026 में ही मुझे डीसी का पद मिल जाएगा। ये सोच के आपको डीसी चाहिए, डीएसपी चाहिए, जो भी पद जो है आपको चाहिए, वो आप सोच के दिन भर बस यही अपने अंदर आपको क्या करना है, अब चीजें लानी है पॉजिटिविटी वाली। अब नेगेटिविटी को छोड़ के सिर्फ एक जगह आपका ध्यान केंद्रित होना चाहिए और आपको बस उसी चीज के बारे में बार बार सोचना है, क्योंकि आप यूनिवर्स से जो चीज मांगोगे आपको वही मिलती है। और बस बार बार यही कहोगे मेरा सिलेक्शन तो हो जाएगा। भाई मेरे को किसी और का पता नहीं, लेकिन मेरा तो हो जाएगा। ठीक है। और अब जो भी चिंताएं हैं, घर फैमिली प्रॉब्लम हो गई या जो भी हो गया, सब कुछ छोड़ के जस्ट फोकस ऑन योर लक्ष्य, क्योंकि लक्ष्य मिल गया है तो फैमिली, फ्रेंड, रिश्तेदार सब आपके होंगे। तो इसीलिए लक्ष्य मिलेगा। बस इसके लिए अपने आप की मेहनत जारी रखिए। स्वास्थ्य संबंधित पहाड़ क्षेत्रीय लक्ष्यों की बात करें तो वर्तमान तंबाकू के इस्तेमाल के प्रसार को 2020 तक 15% और 2025 तक 30% कम करना। मतलब तंबाकू का इस्तेमाल को भी हमको 30% तक कम करना 2025 तक। 2025 तक 5 साल से कम उम्र के बच्चों की स्टंटिंग की 50 को 40% तक कमी करना है। 2020 तक सभी के लिए सुरक्षित पानी का उपयोग और स्वच्छता, स्वच्छ भारत मिशन के तहत 2020 तक 334 प्रति लाख कृषि श्रमिकों में पैसे संबंधित चोट के मौजूद राष्ट्रीय स्तर को आधा करना। ठीक है। स्वास्थ्य वित्त पोषण सरकार 2025 तक स्वास्थ्य पर व्यय को बढ़ाकर सकल घरेलू उत्पाद की प्रतिशतता को वर्तमान 1.15% से 2.5% करना। मतलब जो सरकार जो व्यय है उसको बढ़ाकर 1.5 से 2.5 कर देगी। ठीक है। 2020 तक राज्यों का स्वास्थ्य सेक्टर में व्यय को बजट का 8% करना। मतलब जो बजट है उसका 8% जो है हमारा राज्यों में स्वास्थ्य सेक्टर में लगे 8%। ये क्या बात हो रही है यहाँ पे कि जो प्रतिशत है हमारे बजट में जो कि स्वास्थ्य पर होता है उसको 2.5% कर देना।
यहाँ पर हो रहा है कि जो स्वास्थ्य सेक्टर में बजट है वो 8% जाए। ठीक है। 2025 तक स्वास्थ्य पर आपाती व्यय कर रहे परिवारों की संख्या को वर्तमान स्तर से 25% तक कम करना। मतलब 25% जो है वो हर परिवार में कम हो जाए, जो जो भी स्वास्थ्य पर व्यय हो रहा है। स्वास्थ्य सूचना प्रबंधन एवं संचालन 2020 तक स्वास्थ्य प्रणाली संबंधी जानकारी का इलेक्ट्रॉनिक डाटाबेस जिला स्तर पर सुनिश्चित करना। 2020 तक हमको स्वास्थ्य जो प्रणाली है उसे संबंधित जानकारी का इलेक्ट्रॉनिक डाटाबेस जिला स्तर पर सुनिश्चित करना है। ठीक है। स्वास्थ्य संरचना मानव संसाधन उच्च प्राथमिकता वाले जिलों में इंडियन पब्लिक हेल्थ स्टैंडर्ड मानदंडों के अनुसार 2020 तक परिचिकित्सकों और डॉक्टरों की उपलब्धता सुनिश्चित करना। 2025 तक जनसंख्या के अनुपात में सामुदायिक स्वास्थ्य स्वयंसेवकों को बढ़ाना है। ठीक है। उच्च प्राथमिकता वाले जिलों में इंडियन पब्लिक हेल्थ स्टैंडर्ड मानदंडों के अनुसार 2020 तक परिचिकित्सकों और डॉक्टरों की उपलब्धता सुनिश्चित करना। 2025 तक जनसंख्या के अनुपात में सामुदायिक स्वास्थ्य स्वयंसेवकों को बढ़ाना सम्मिलित हो जाएगा। ओके। चलो, प्राइमरी नर्सिंग की बात करें तो संसाधनों के व्यापक अनुपात 2/3 या अधिक का आवंटन करके प्रति 1000 की आबादी के लिए 2 बिस्तरों की उपलब्धता सुनिश्चित करना। मतलब जो बिस्तर उपलब्ध हो रहे हैं प्रति 1000 पर वो 2 बिस्तर हो। द्वितीय परिचर्या सेवा, देखो प्राइमरी हेल्थ सर्विसेज, फिर सेकेंडरी नर्सिंग सेवा की बात करें तो प्रति 1000 जनसंख्या पर कम से कम 2 बिस्तर हो, जिनका वितरण इस प्रकार हो कि गोल्डन ओवर रूल के भीतर पहुंच में हो। इसका तात्पर्य कुशल आपात परिवहन प्रणाली से है। तृतीय देखभाल सेवा टर्शियरी जो हेल्थ फैसिलिटीज है, क्षेत्रीय जोनल और शीर्ष रेफरल केंद्रों के अनुरूप प्रत्येक देखभाल सेवाओं को उत्कृष्ट रूप से संगठित किया जाएगा। निवारक और संवर्धक स्वास्थ्य, यह नीति राष्ट्रीय और एक मिनट रुकना। ओके, ठीक है। निवारक और संवर्धन स्वास्थ्य की बात करें तो नीति राष्ट्रीय और उपराष्ट्रीय स्तर पर स्वास्थ्य परिणामों की प्राप्ति हेतु गैर स्वास्थ्य मंत्रालयों के प्रतिनिधियों का एक निकाय गठित करने की सिफारिश करती है। स्वास्थ्य के परिवेश में सुधार लाने के लिए यह नीति प्राथमिकता वाले 7 क्षेत्रों के लिए समन्वित कार्यवाही की अपेक्षा करती है। देखो पीडीएफ अवेलेबल कराने में मेरा कुछ नहीं जाता, हालांकि मैं ज्यादातर तो पीडीएफ डाल ही देती हूँ, लेकिन फिर भी सारी पीडीएफ एक साथ डालने में जो है हमारा कॉपीराइट का इशू होता है, तो इस कारण सारी पीडीएफ एक साथ अवेलेबल नहीं कराई जा सकती। लेकिन फिर भी जैसे कोई बच्चा है जिसको बुक नहीं है, जिसके पास बुक नहीं है और जो मतलब जिसके पास परीक्षा धाम की भी किताब नहीं है, ये भी नहीं है, और वो चाहता है कि मैम हमको तो पीडीएफ चाहिए, तो आप लोग क्या करो कमेंट में जो आपका जिस भी नेम से आप जो टेलीग्राम ग्रुप बनाए हैं हमारे विक्टोरियस का, उस पे ऐड हो, बस वो आपका जो नाम है आप कमेंट कर दो पिन में, मतलब आप कमेंट में डाल दो, तो मैं आपको वो पीडीएफ सेंड कर दूंगी जो भी आप बोलेंगे। तो मैं खुद सामने से आपको मैसेज करके पूछ लूंगी कि भाई कौन सी आपको पीडीएफ चाहिए, फिर मैं आपको वो अवेलेबल करा दूंगी। ठीक है। क्योंकि पब्लिकली नहीं डाल सकते, क्योंकि बहुत सारे ऐसे होते हैं बच्चे यूज भी कर लेते हैं और फिर थोड़ा कॉपीराइट का इशू भी हो जाता है, तो इस कारण किसी और, हाँ किसी की भी मेहनत है भाई, अपन देखो अपन उनसे पढ़ रहे हैं, बहुत अच्छा है उन्होंने मेहनत करी है, तो अपन वो भी गलत नहीं कह सकते उन लोगों को भी। तो इस कारण वैसे तो मैं, हालांकि मैं ज्यादातर चीजें अवेलेबल करा ही देती हूँ आप लोगों को। पूरा डालने में थोड़ा ज्यादा कॉपीराइट का इशू होता है, क्योंकि आपने पूरा डाल दिया होता है ना, थोड़ा थोड़ा डाल सकते, कोई दिक्कत नहीं होती। चलो, स्वास्थ्य के परिवेश में सुधार लाने के लिए यह नीति प्राथमिकता वाले 7 क्षेत्रों के लिए समन्वित कार्रवाई की उपेक्षा करती है। यहाँ से प्रश्न बना था पिछले पेपर में और सब गलत करके आए थे। ठीक है। यात्री सुरक्षा शायद सब करके आए थे, मुझे ध्यान से याद तो नहीं है। देखो, स्वच्छ भारत अभियान, संतुलित गुणकारी आहार और नियमित व्यायाम करना, मतलब 7 प्राथमिकताएं। और ये जो है निर्माण से प्रश्न आया था, ये मैं बोलूंगी कि निर्माण से प्रश्न बैठा था, ये वाला किसी भी बुक में नहीं था, बाकी परीक्षा धाम वगैरह में निर्माण से बैठा था। तंबाकू, शराब और नशीले पदार्थों से निपटना। हाँ, इसके बाद फिर यात्री सुरक्षा, रेल और सड़क यातायात दुर्घटना के कारण होने वाली मृत्यु की रोकथाम, निर्भया नारी महिला उत्पीड़न के विरुद्ध कार्यवाही, कार्यालय पर सुरक्षा सुधार में वृद्धि, तनाव में कमी करना, आंतरिक व बाह्य वायु प्रदूषण को कम करना। राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017 ने राष्ट्रीय यार ये वही क्वेश्चन है कि कौन सा जो है राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017 में सम्मिलित नहीं है, तो स्वच्छ भारत अभियान है, यात्री सुरक्षा, निर्भया नारी है, अन्नपूर्णा योजना। ये सबको लगा था अन्नपूर्णा योजना तो होगी, स्वास्थ्य वाला टॉपिक है इसलिए, तो ये अन्नपूर्णा इसका उत्तर हो गया था। चलो, तो हमारी जो है ये स्वास्थ्य नीति तो कंप्लीट हो गई है आज। अब हमारी बची है निरोधात्मक स्वास्थ्य सेवाएं, तो वो हम लोगों को करना है।
अब देखो इसमें है ना, मैं आपको मेरा जहाँ तक मुझसे बन पाएगा मैं उतना पढ़ाऊंगी, बाकी आप लोगों को पीडीएफ ग्रुप पे अवेलेबल कराऊंगी, आपको स्वयं से पढ़ना पड़ेगा क्योंकि है बहुत सारी चीजें और मैं 2 वीडियो इसमें नहीं बनाना चाहती। तो इस कारण आप लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा स्वयं से करेंगे। चलो ठीक है, मैं पढ़ा देती हूँ यहाँ, देखो टाइम जाएगा, 2 वीडियो बन जाएंगी, ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, पढ़ लेंगे। 1 मिनट में पानी पी लो, फिर स्टार्ट करते हैं हम लोग हमारी राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन को। अभी गर्मी का मौसम चल रहा है तो सभी हाइड्रेटेड रहें और तो अपना ध्यान रखें स्वास्थ्य का भी, क्योंकि ज़रूरी है, हेल्थ इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट। स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहेगा तो पढ़ाई में वैसे ही ध्यान नहीं लगेगा आप लोगों का। चलो, तो अगर हम बात करते हैं नेशनल हेल्थ मिशन की, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की, तो ये 2 भागों में बंटकर आया है। यानी पहले जो है राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन आया, उसके बाद में फिर इसी में राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन को भी ऐड कर दिया गया। अगर हम बात करें राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन की, तो 12 अप्रैल 2005 को इसकी शुरुआत की गई। आरंभ में केवल इसको 7 वर्ष के लिए स्टार्ट किया गया था ना, 2005 से 12 तक के लिए। बाद में इसको फिर बढ़ा दिया गया। ग्रामीण क्षेत्रों में सुगमता से वहनीय और जवाबदेह वाली गुणवत्ता युक्त स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराना। जो ग्रामीण क्षेत्र हैं उसमें सुगमता से वहनीय और जवाबदेह वाली गुणवत्ता युक्त स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराना। बाल मृत्यु दर में को प्रति 1000 जन्मों पर 30 से नीचे लाना और कुल प्रजनन दर को कम करना। मतलब जो गांव है वहां पर हम लोगों को बाल मृत्यु दर को 30 से कम करना है और प्रजनन दर को भी कम करना है। इस योजना को पूरे देश में विशेषकर 18 राज्यों में, जिनमें स्वास्थ्य अवसंरचना अत्यंत दयनीय और स्वास्थ्य संकेतक निम्न है, लागू किया गया है। तो ये जो योजना है उसको 18 राज्यों में और स्वास्थ्य अवसंरचना जहाँ पर बहुत कम है उनमें लागू किया गया है। योजना के क्रियान्वयन में लकी प्रतिशत आशा की महत्वपूर्ण भूमिका है। जो आशा हम आज देखते हैं ना हमारे आंगनवाड़ियों में होती है, तो किस योजना के थ्रू लाई गई, तो ये वही हमारा जो राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन है, इसके तहत इसको लाया गया। आशा का फुल फॉर्म पूछा जा सकता है तो एक्रीडिएटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट की महत्वपूर्ण जो भूमिका है महत्वपूर्ण रही। लगभग प्रति 1000 ग्रामीण जनसंख्या पर एक आशा कार्यकर्ता जो है वो कार्यरत रही हैं। विशेष केंद्रित राज्य है अरुणाचल प्रदेश, असम, बिहार, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, ये याद मत करो, ना ना ना, मध्य प्रदेश में सम्मिलित है, बस हमारे लिए ये जरूरी है। और लगभग प्रति 1000 जनसंख्या जो गाँव की, उसमें एक आशा होनी चाहिए, ये भी याद कर लेना, ठीक है। ठीक है। अपेक्षित लाभार्थी होते हैं हमारे माताएं, नवजात शिशु, किशोर किशोरी, बच्चे, आम जनता, ये सब। कार्यों की बात करें तो गांव में स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध कराना। आशा सहायिका उप केंद्र की बिल्डिंग का निर्माण हेतु हर उप केंद्र को 10,000 रुपए की गैर मद निर्धारित अनुदान राशि दी जाएगी, जो सरपंच और महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता ANM के नाम से बैंक में जमा होगी। देखो गाँव में पहला तो जो इसका कार्य रहेगा कि भैया स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध कराना आशा सहायिका के थ्रू। उप केंद्रों की बिल्डिंग का निर्माण हेतु उप केंद्र को, जो सब केंद्र है वहां पर हमको 10,000 रुपए की गैर मद निर्धारित अनुदान राशि दी जाएगी, जो सरपंच और ANM के नाम से बैंक में जमा होगा। ठीक है, ये मतलब जैसे हमारी आशा होती है ना, उसी प्रकार से स्वास्थ्य कार्यकर्ता होती है ANM। ठीक है, सभी के लिए आवश्यक दवाएं निःशुल्क उपलब्ध होगी। मौजूदा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का सुदृढ़ीकरण और प्रत्येक केंद्र में 30 से 50 बिस्तरों की सुविधा का निर्माण किया जा रहा है। अब यहाँ से क्या प्रश्न बन सकता है, पहले तो आशा का फुल फॉर्म, आशा क्या है पूछा जा सकता है, ANM का फुल फॉर्म पूछा जा सकता है, क्या उद्देश्य है इसके ये पूछे जा सकते हैं, कब शुरू हुई तो ये पूछा जा सकता है। इसके अलावा कितने रुपए दिए जा रहे हैं तो वो पूछा जा सकता है, और कितने बेड है तो 30 से 50 है। ठीक है, चलो 12 तारीख को ये आई थी, 12 अप्रैल 2005 को। चलो, राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन की बात अगर हम करें तो 1 मई 2013 को यही थी। 1 में 13, ठीक है, 1 में 13 याद कर लो, एक ही में 13 लोग आ गए।
एक में तेरा मुंह सुझा दूंगी, ऐसे भी याद कर सकते हो आप। गरीब जो शहरी जनसंख्या उनको प्राथमिक स्वास्थ्य सुविधाओं को निःशुल्क उपलब्ध कराना, साथ ही अन्य स्वास्थ्य मुद्दों जैसे पेयजल, स्वच्छता, स्कूली शिक्षा आदि के बारे में जन जागरूकता का विस्तार करना सम्मिलित होता है। मुख्य विशेषताओं की बात करें तो समुदाय, स्थानीय निकायों, गैर सरकारी संगठनों के साथ साझेदारी करना, जिला जो स्वास्थ्य कार्य योजना है सभी राज्यों के लिए केंद्र राज्य फंडिंग पैटर्न 75-25 रहेगा और विशेष श्रेणी राज्यों के लिए 90-10 रहने वाला है। ठीक है, चलो। प्राथमिक स्वास्थ्य सुरक्षा योजना की बात अगर करें तो मार्च 2006 में आई है। इसमें 3 चरणों में एम्स जैसे मेडिकल संस्थान स्थापित करने की योजना है। देश के विभिन्न भागों में सस्ती विश्वसनीय स्वास्थ्य सेवाओं की उपलब्धता की विसंगतियों को दूर करना और विशेष रूप से राज्यों में गुणवत्ता शिक्षा चिकित्सा शिक्षा को हासिल करने की सुविधाओं का विस्तार करना इसमें सम्मिलित हो जाएगा। ठीक है, तो प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना हालांकि इतनी पुरानी पूछेगा नहीं, नहीं, नहीं पूछेगा, जरूरी भी नहीं है तो नहीं पूछेगा, तो फिर भी हमने पढ़ ली कि भैया सस्ती और विश्वसनीय स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराना और जो भी सेवाओं में विसंगतियां उनको दूर करना, वही सारे लक्ष्य हैं। और 3 चरणों में एम्स जैसे मेडिकल संस्थान स्थापित करने की योजना है। मार्च 2006 में प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना इसमें आती है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना जो है 1 अप्रैल 2008 को आई थी। स्वास्थ्य बीमा योजना, ठीक है, 1 अप्रैल 2008 को श्रम मंत्रालय इसका है। मैंने आज पेन यूज ही नहीं करा है इस वीडियो में, देखो। चलो, तो ये वाली हो गई हमारी स्वास्थ्य बीमा योजना, 1 अप्रैल 2008 को आई। श्रम मंत्रालय है इसका। गरीब रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों और उनके परिवारों के सदस्यों को स्वास्थ्य बीमा के जरिए बीमारियों के उपचार की सुविधा मुहैया कराना। ठीक है, जो मतलब बहुत नीचे गरीबी रेखा से रह रहे हैं उनको बीमा से रिलेटेड चीजें जैसे LIC वगैरह हो गई, ये उपलब्ध कराना। अधिकतम अंशदान प्रति परिवार 725 रुपए है, जिसमें केंद्र व राज्य का जो हिस्सा 75 से 25% के अनुपात में है। मतलब केंद्र राज्य इस योजना में कितना प्रतिशत योगदान कर रहा है? 75% केंद्र दे रहा है, 25% राज्य देगा। 725 रुपए जो है हर परिवार को दिए जाएंगे अंशदान के लिए। बीपीएल परिवार की गर्भवती महिलाओं के प्रसव और नवजात शिशु की देखभाल 3000 रुपए खर्च करने का प्रावधान है। प्रति परिवार प्रति वर्ष पारिवारिक फ्लोटर आधार पर कुल बीमा राशि जो है 30,000 रुपए होगी। मतलब आपको 30,000 रुपए प्रति वर्ष मिल जाएंगी फ्लोटर आधार पर। अब इसमें क्या है जरूरी, थोड़ा जरूरी, देखो नहीं पूछेगा वो पुरानी नहीं पूछता है। मैंने मतलब इतने सालों से देख रही हूँ ना, नहीं पूछते वो पुरानी और अगर बहुत पुरानी पूछेगा ना तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वाली पूछेगा, जैसे कि हमने NRHM पढ़ी, ये सारी चीजें। ठीक है, ये वाली तो नहीं पूछता है वो, फिर भी एक बार हम पढ़ के निकलने में हमारा कुछ नहीं बिगड़ता। ठीक है, राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना। ठीक है, चलो। समन्वित बाल विकास सेवा जो योजना है वो 1975 में आरंभ हुई, 1991-1992 में प्रसारित हुआ। इसके लाभार्थी 6 वर्ष से कम आयु के बच्चे, 15 से 45 वर्ष आयु वर्ग की महिलाएं, गर्भवती महिलाएं, स्तनपान कराने वाली महिलाएं होती हैं। ठीक है, समन्वित बाल विकास सेवा योजना 1975 में आरंभ, 1992 में इसको प्रसारित किया गया। 6 वर्ष से कम के बच्चे, 15 से 44 वर्ष आयु वर्ष की महिलाएं, गर्भवती महिलाएं, स्तनपान कराने वाली महिलाएं इसमें सम्मिलित होती हैं। एकीकृत रेफरल ट्रांसपोर्ट संजीवनी 108, वर्तमान में प्रदेश में एकीकृत रेफरल ट्रांसपोर्ट प्रणाली अंतर्गत दीनदयाल 108 सेवा जो है 108 आपातकालीन एम्बुलेंस सेवा, जननी एक्सप्रेस सेवा, दीनदयाल चलित अस्पताल सेवा, हेल्पलाइन सेवा का संचालन एकीकृत केंद्रीय कॉल 108 कॉल सेंटर के माध्यम से चिकित्सा हेल्थ केयर लिमिटेड संस्था भोपाल में द्वारा किया जा रहा है। ठीक है, एकीकृत रेफरल ट्रांसपोर्ट संजीवनी 108 याद रखेगा। जननी सहयोगी योजना 2006 में मध्य प्रदेश से आरंभ की गई है, तो ये थोड़ा जरूरी हो जाता है। मैं ये पूछेगा नहीं, मैं खुद बोल रही हूँ, लेकिन फिर भी पढ़ना पड़ेगा ताकि हमारे मेंटल जो हमारी हेल्थ है वो अच्छी रहे। भाई हमने तो पढ़ा है सब, कुछ भी पूछ लो। वर्ष 2006 में ये आई मध्य प्रदेश। ग्रामीण रेखा से नीचे के परिवारों की महिलाएं व नवजात शिशुओं को निजी संस्थानों द्वारा गुणवत्तापूर्ण आपातकालीन प्रसूति सेवाएं, बीमार नवजात शिशुओं की देखभाल सेवाएं, सुरक्षित गर्भपात सेवाएं प्रदान कराना। हितग्राही BPL परिवार की गर्भवती महिलाएं, बीमार नवजात शिशु है। जननी सहयोगी योजना 2006 मध्य प्रदेश में आई थी। कायाकल्प योजना, ये जरूरी है। 15 मई 2015 को इसको याद हो, 15 में 15
कितना इजी याद करना, 15 में 15, कायाकल्प चेंज हो जाएगी, 15 रुपए में 15 कायाकल्प चेंज हो जाएगी, ऐसे करके याद कर लो। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने इसको जन स्वास्थ्य सुविधाओं को पुरस्कृत करने के उद्देश्य से स्टार्ट करा। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय है इसका, जन स्वास्थ्य सुविधाओं को पुरस्कृत करने के उद्देश्य से इसको स्टार्ट किया गया। इस योजना के अधीन 5 पुरस्कार दिए जाते हैं। ठीक है, प्रत्येक राज्य के 2 सर्वश्रेष्ठ जिला अस्पतालों को, प्रत्येक जिले में 2 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों, उप जिला अस्पताल तथा 1 प्राथमिक चिकित्सा केंद्र को। एक तो जो पीएचसी है उसको, 2 सीएचसी है उनको, और जो 2 हैं वो जिला अस्पतालों को दिया जाता है। ठीक है, 5 पुरस्कार हैं इस पे कायाकल्प योजना के। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय इसका मंत्रालय है। 15 में 15 को ये स्टार्ट हुआ था। आई विल टेक अ ब्रीथ। देखो अभी ये वाला जो वीडियो है मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ, रिकॉर्ड करते जा रही हूँ, कितने भी घंटे का होगा ये, तो अपन क्या करेंगे इसको एक घंटे, पहले वीडियो 1 घंटे में काट देंगे और दूसरा वीडियो जो है, दूसरा पार्ट दूसरे दिन और जितने भी घंटे का होगा उसमें उस हिसाब से डाल देंगे। ठीक है, चलो 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 आगे बढ़ाते हैं। अब हम लोग पल्स पोलियो अभियान आ जाता है अब हमारा। पल्स पोलियो अभियान की अगर हम बात करें तो इसका जो आरंभ है WHO के वर्ष 1988 के संकल्प के अनुरूप भारत में पोलियो को समाप्त करने के लिए 1995 से राष्ट्रव्यापी पल्स पोलियो रोग प्रतिरक्षण कार्यक्रम शुरू किया गया, जिसमें 0 से 5 वर्ष की आयु के बच्चों को शामिल किया गया जाता है। ठीक है, अब 1 मिनट रुकिएगा, थोड़ा सा मुझे समय दीजिएगा, मैं थोड़ा सा जरूरी काम कर रही हूँ। ओके, चलो ये भी हो गया हमारा। ओके ओके ओके, चलो 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 ओके। पल्स पोलियो अभियान की बात करें तो WHO के जो वर्ष 1988 के संकल्प के अनुरूप भारत में पोलियो को समाप्त करने के लिए 1995 से राज्यव्यापी पल्स पोलियो जो है रोग प्रतिरक्षण कार्यक्रम स्टार्ट किया गया। 0 से 5 वर्ष के बच्चों को शामिल इसमें किया गया है। उस उद्देश्य क्या है इस कार्यक्रम के अंतर्गत 5 वर्ष तक की आयु के सभी बच्चों को 2 बार निर्धारित केंद्रों पर पोलियो की दवा पिलाई जाती है, किंतु 1999-2000 से निर्धारित केंद्रों के अलावा 2-3 बार घर जा जाकर पोलियो वैक्सीन की एक खुराक पिलाई जाती है। बच्चों को प्रभावित करने वाले 3 टाइप के पोलियो में से टाइप 2 का उन्मूलन कर दिया गया है। हाँ ये डेट याद रखो कि 1999 में हमने क्या करा है, टाइप 2 जो होता है पोलियो का उसको नष्ट कर दिया है। टाइप 1 और टाइप 3 बचा है अभी। 27 मार्च 2014 में WHO ने भारत को आधिकारिक तौर पर पोलियो मुक्त घोषित कर दिया है। तो हम 2014 में इस तरीके से पोलियो से भी मुक्त हो गए हैं। तो 27/3/14 जो है, जब मोदी जी आ गए थे मार्च में 27 तारीख को पल्स पोलियो खत्म हो चुका है। मुख्यमंत्री श्रमिक सेवा प्रसूति सहायता योजना, यार अभी आप लोगों के एग्जाम आने वाली और अभी इतनी बढ़िया मूवी आई है धुरंधर 2, तो अगर समय मिले तो रात में देखना, बढ़िया। ऐसा ये देखो मूवी ऐसे देखा करो, मैं बताऊँ आपको बहुत अच्छा आइडिया, कि दिन भर पढ़ लो बढ़िया 1 नंबर, रात में जब सोते हो ना, तो जैसे मान लो आप 11 बजे सोते हो या 12 बजे सोते हो, उससे 1 घंटे पहले का समय उसके लिए निर्धारित कर लो। मूवी 3.5 घंटे की है, 3 से 4 दिन में आप मूवी बढ़िया तरीके से अच्छे से देख लोगे। पर हाँ, उससे एक दिक्कत ये भी रहेगी, जैसे आपने आज मान लो 1 घंटे की देख ली, कल आपको भी सस्पेंस रहेगा कि अब आगे क्या होगा, आगे क्या होगा, पूरा दिन फिर आपकी पढ़ाई में वो तो चीज़ डिस्टर्ब होगी। लेकिन अगर देखना चाहो तो ऐसे देख सकते हो, क्योंकि मैंने तो ऐसे ही करके देखी है, तो बहुत बढ़िया मूवी हो। नहीं तो फिर ये डिसाइड कर लो कि भाई जिस दिन एग्जाम हो जाएगी उसके बाद में अपन बढ़िया धुरंधर मूवी देखने वाले हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। मुख्यमंत्री श्रमिक सेवा प्रसूति सहायता योजना 1 अप्रैल 2008 में आई। पंजीकृत असंगठित मजदूर महिलाओं को प्रसूति के दौरान कार्य से अनुपस्थित रहने के कारण होने वाली आर्थिक नुकसान की प्रतिपूर्ति की जाएगी। योजना में 16,000 रुपए की राशि 2 किस्तों में दी जाएगी। ये इतना जरूरी नहीं है, ठीक है, चलो फिर भी। पर जो मजदूर महिलाएं उनको प्रसूति के दौरान कार्य से अनुपस्थित रहने के कारण होने वाली आर्थिक नुकसान की प्रतिपूर्ति के लिए 1 अप्रैल 2008 को ये आई। 16,000 रुपए की राशि दी जा रही है, श्रमिक सेवा प्रसूति सहायता योजना। ठीक है, जन स्वास्थ्य रक्षक योजना जो है 1995 में आई है। जिस टाइम हमारा पल्स पोलियो स्टार्ट हुआ, जन स्वास्थ्य रक्षक योजना भी आई। प्रत्येक गांव में एक जन स्वास्थ्य रक्षक को प्रशिक्षित किया जाएगा। इसमें अनुसूचित जाति, जनजाति और महिला भी सम्मिलित हैं। उद्देश्य ग्रामीणों को साधारण बीमारी का प्राथमिक उपचार करना और जटिल बीमारी वाले मरीज को रेफरल सेंटर पर उपचार हेतु समय पर पहुंचाना। इसमें सम्मिलित है कि भैया जो स्वास्थ्य रक्षक रहेगा ये ग्रामीणों को मतलब तैयार करेगा और खुद भी इस चीज में हेल्प करेगा। स्वास्थ्य योजना 2002 में नई जरूरी है।
पढ़ रही हूँ बस। शहरी मलिन बस्तियों में प्रत्येक 1000 आबादी पर एक स्वास्थ्य घर खोला जाना है। यह योजना गैर सरकारी संगठनों के माध्यम से चलाई जा रही है। योजना के अंतर्गत चुने गए गैर सरकारी संगठनों को सरकारी चिकित्सा सुविधाएं जन समुदाय के बीच सेतु के रूप में इस्तेमाल किया जाएगा। ठीक है, स्वास्थ्य घर खोलने के लिए 2002 में आई थी, 1000 आबादी पर एक स्वास्थ्य घर। आयुष्मान कार्यक्रम नवजात और मातृ मृत्यु दर में कमी लाना। कार्यक्रम प्रदेश के 4 जिलों जबलपुर, खरगोन, विदिशा और रतलाम की 42 स्वास्थ्य संस्थाओं में संचालित किया जा रहा है। कार्यक्रम के मुख्य घटक निम्न है: दक्षता प्रशिक्षण और मेंटरिंग विजिट, निर्णय लेने में सहायक, इमरजेंसी अलर्ट देखो, आयुष्मान कार्यक्रम जो है नवजात और मातृ मृत्यु दर में कमी लाने के लिए 4 जिलों में स्टार्ट हुआ। कौन कौन से हैं इसको टिक से याद कर लो। JKVR, कैसे याद करें? जाकर भी देखो ऐसे करके। तो जबलपुर, खरगोन, विदिशा, रतलाम। ठीक है, ये जरूरी इतनी ये भी नहीं है। दक्षता प्रशिक्षण, मेंटरिंग विजिट, निर्णय लेने में सहायक बनाना, इमरजेंसी अलर्ट देना, स्वास्थ्य केंद्र पर आई उच्च जोखिम वाली गर्भवती महिलाओं से संबंधित इमरजेंसी अलर्ट चिकित्सा अधिकारी स्त्री रोग विशेषज्ञ को मिले ताकि महिला को प्राथमिकता के आधार पर चिकित्सीय सुविधा दी जा सके। डैशबोर्ड, रिपोर्ट, रजिस्टर आदि ई लर्निंग इसमें सम्मिलित हो जाएगी। अमृत कलश की बात करें तो प्रदेश में सर्वप्रथम मातृ दुग्ध दान द्वारा मानव दुग्ध के सुरक्षित संग्रहण और वितरण व्यवस्था हेतु मातृ दुग्ध कोष अमृत कलश जो है कम्प्रेहेंसिव लैक्टेशन मैनेजमेंट सेंटर की स्थापना विश्व स्तनपान सप्ताह 2019 में की गई थी। मतलब जो माता का जो दूध है, देखो कुछ माताएं तो होती है लैक्टेटिंग मदर होती है जो मतलब अपने बच्चों को दूध पिला सकती है, लेकिन कई सारी महिलाएं कुछ रोग के कारण या कुछ ऐसे कारण हो जाते हैं जिस कारण अपने बच्चों को दूध पिलाने में सक्षम नहीं हो पाती। तो ऐसे बच्चों के लिए लैक्टेटिंग मदर जो है अपना दूध दान कर सकती है। उसका एक ये वो था 2019 में शुरू हुआ। अमृत कलश में संग्रहित मानव दुग्ध ऐसे नवजात शिशुओं को प्रदान किया जाएगा जो समय से पूर्व जन्म लेने के कारण अत्यधिक कमजोर हो तो बीमार हो गया, फिर माँ में चिकित्सीय जटिलता के कारण शिशु द्वारा स्तनपान को चिकित्सा द्वारा वर्जित किया गया हो। तो 19 साल मतलब 19 साल में दुग्ध स्टार्ट हो गया, ऐसे करके याद कर लो। अमृत कलश योजना है ये। जीवन भारती महिला सुरक्षा योजना 8 मार्च 2003 को भारतीय जीवन बीमा निगम द्वारा 18 से 50 वर्ष आयु की ग्रामीण महिलाओं को गंभीर बीमारियों एवं उनके शिशुओं की अपंगता आदि को की स्थिति में सुरक्षा कवच प्रदान किया जाता है। विजय राजे जननी कल्याण बीमा योजना 16 में 2006 को ये स्टार्ट हुआ। ठीक है, चलो 1 मिनट रुकना। ओके, तो ये भी जरूरी नहीं थी जीवन भारती महिला सुरक्षा योजना इतनी जरूरी नहीं है, बस इतना थोड़ा सा याद कर लो कि भाई 2003 में ही आई थी। 18 से 50 वर्ष आयु वर्ग की जो ग्रामीण महिलाएं उनको अत्यंत गंभीर बीमारी और उनके शिशुओं की अपंगता आदि की स्थिति में सुरक्षा कवर प्रदान करना। विजय राजे जननी कल्याण बीमा योजना 2006 में 16 मई को आई। संस्थागत जो प्रसव है उसको बढ़ावा देना, प्रसव के खर्च के भार को कम करना, नियमित प्रसव पूर्व जांच के बारे में जागरूक करना। इस योजना ने प्रसव के दौरान चिकित्सीय व्यय 1000 रुपए और मृत्यु होने पर उसके उत्तराधिकारी को 50,000 रुपए की राशि दी जाएगी। वाह, मतलब भाव तो नहीं, गलत बात है, ऐसा होना नहीं चाहिए। प्रसव के दौरान चिकित्सीय व्यय 1000 रुपए दिए जा रहे हैं और 50,000 रुपए की जो राशि है उत्तराधिकारी को दी जाएगी। लक्ष्य कार्यक्रम की बात करें तो 11 दिसंबर 2017 को आरंभ हुई। मंत्रालय केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय है इसका। द नेशनल लेबर रूम क्वालिटी इंप्रूवमेंट इनिशिएटिव इसका फुल फॉर्म है। द नेशनल लेबर रूम क्वालिटी इंप्रूवमेंट इनिशिएटिव इसका पूर्ण नाम है। केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय इसका मंत्रालय है। 11 दिसंबर 2017 को जो है इसको आरंभ किया गया। लक्ष्य कार्यक्रम से प्रसूति कक्ष, ऑपरेशन थिएटर और प्रसूति संबंधित गहन देखभाल कार्यक्रम, आईसीयू, उच्च निर्भरता इकाई, एचडीयू में गर्भवती महिलाओं की देखभाल में सुधार होगा। उद्देश्य की बात करें तो जन्म देने वाली माताओं की गोपनीयता सुनिश्चित करना, प्रसव के दौरान एक आरामदायक स्थिति प्रदान करना, महिलाओं के साथ मौखिक या शारीरिक रूप से अनुचित व्यवहार की स्थिति में तुरंत कार्रवाई करना, अस्पताल के कर्मचारियों द्वारा किसी भी तरह के शुल्क या पारितोषिक की मांग को प्रतिबंधित करना इसमें सम्मिलित होता है। ठीक है, तो लक्ष्य का फुल फॉर्म क्या है? द नेशनल लेबर रूम क्वालिटी इंप्रूवमेंट इनिशिएटिव 11 दिसंबर 2017 को ही आई। स्वस्थ बच्चे स्वस्थ भारत जो है ये भी 2017 की है।
ठीक है, 1 मिनट इसके फिर से लक्ष्य पढ़ा देती हूँ आपको। लक्ष्य कार्यक्रम से प्रसूति कक्ष, ऑपरेशन थिएटर, प्रसूति संबंधित गहन देखभाल इकाइयाँ, उच्च निर्भरता इकाइयों में गर्भवती महिलाओं की देखभाल में सुधार होगा। जन्म देने वाली माताओं की गोपनीयता सुनिश्चित करना, प्रसव के दौरान एक आरामदायक स्थिति प्रदान करना, महिलाओं के साथ मौखिक या शारीरिक रूप से अनुचित व्यवहार की स्थिति में तुरंत कार्रवाई करना। देखो होता क्या है कभी-कभी, जिस टाइम मतलब महिलाओं को बच्चा होने वाला तो जो नर्स या डॉक्टर होती है बहुत ही गंदे वर्ड्स का प्रयोग करती है, तो इस पे भी कार्रवाई नहीं होती थी पहले, मतलब बहुत ही गलत गलत शब्द बोले जाते थे। अगर जैसे महिलाओं को दर्द होता है बहुत ज्यादा तो वो जैसे पेन में चिल्लाती थी तो बड़ी गंदे शब्दों में उनको चिल्ला देना, गालियां दे देना उनको, ये चीज होती थी। तो इस पर अब थोड़ा अनुचित कार्रवाई होगी और अस्पताल के कर्मचारियों द्वारा किसी भी तरह के शुल्क या पारितोषिक की मांग को प्रतिबंधित करना सम्मिलित है। स्वच्छ बस्ती स्वस्थ भारत कार्यक्रम 22 अगस्त 2017 को इसमें विभिन्न क्षमताओं और सभी आयु वर्ग वाले बच्चों को विस्तृत और सम्मिलित रिपोर्ट कार्ड प्रदान किए जाएंगे। आरंभ की बात करें तो 22 अगस्त 2017 में आरंभ हुआ है स्वस्थ बच्चे स्वस्थ भारत अभियान। ठीक है, अध्यापकों और माता पिता को बेहतर स्वास्थ्य और तंदुरुस्ती के महत्व पर जागरूक करने के साथ साथ बच्चे को हर दिन 1 घंटा खेलने के लिए प्रोत्साहित करना इसमें सम्मिलित है। ओके, इस कार्यक्रम में ओलंपिक पैरालंपिक के मूल्यों को आत्मसात करने का लक्ष्य भी रखा गया है। स्वस्थ बच्चे स्वस्थ भारत मिशन 22 अगस्त 2017। प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान 2016 में आया। गर्भावस्था के दौरान और बच्चे को जन्म देते समय मातृ मृत्यु दर को कम करना और बच्चे के जन्म की प्रक्रिया को सुरक्षित बनाना इसमें सम्मिलित है। इसमें और कितना बचा है यार, कितने भेजे? 13, 14, 15, 16 है। हम 10 पे पहुंचे हैं अभी, है ना? 10 पे ही पहुंचे हैं ना हम लोग? नहीं, 10 पे भी नहीं पहुंचे अभी हम लोग, 9 पे चल रहे हैं, 10 पे पहुंच गए, ठीक है। तो प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान 2016 में आया। वर्ष 2016 में इसका आरंभ हुआ। गर्भावस्था के दौरान बच्चे को जन्म देते समय मातृ मृत्यु दर को कम करना, बच्चे के जन्म की प्रक्रिया को सुरक्षित बनाना इसमें सम्मिलित है। ठीक है, मिशन इंद्रधनुष की बात करें 2014 में आया। 25 दिसंबर 2014 में इसका आरंभ हुआ। 2020 तक उन बच्चों का टीकाकरण करना है जिन्हें टीके नहीं लगे हैं या डिप्थीरिया, टिटनेस, पोलियो, तपेदिक, खसरा, हेपेटाइटिस बी रोकने से 12 टीके आंशिक रूप से लगे हैं, तो ये टीके लगाना इसमें सम्मिलित है। ठीक है, अब 5 टीके और ऐड कर दिए गए हैं इसमें। ठीक है, तो डिप्थीरिया, काली खांसी, टिटनेस, पोलियो 6, टीबी, हेपेटाइटिस बी, मेनिंजाइटिस, निमोनिया, हेमोफिलिस, इन्फ्लुएंजा टाइप बी, जापानी इंसेफेलाइटिस, रोटा वायरस, न्यूमोकोकल कंजक्टिविटिस और खसरा रूबल, इन सबके जो टीके हैं इसमें सम्मिलित होते हैं। फिर से पढ़ लो, यहाँ से प्रश्न बन सकता है कि डिप्थीरिया, काली खांसी यानी डीपीटी पूरा, पहले तो डीपीटी, पोलियो, टीबी, हेपेटाइटिस बी, मेनिंजाइटिस, निमोनिया, हेमोफिलस इन्फ्लुएंजा टाइप बी, जापानी इंसेफेलाइटिस, रोटा वायरस, न्यूमोकोकल कंजुगेट, खसरा रूबेला से सम्मिलित है। इस मिशन के अंतर्गत मेनिंजाइटिस, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा टाइप बी, जापानी इंसेफेलाइटिस का एक टीकाकरण देश के चुनिंदा जिलों में प्रारंभ किया गया है। मिशन इंद्रधनुष 4.0 फरवरी 2022 से और मिशन इंद्रधनुष 5 2023 से संचालित है। ठीक है, चलो सांस अभियान की बात करें तो 16 नवंबर 2019 को इसका पूर्ण नाम सोशल अवेयरनेस एंड एक्शन टू न्यूट्रलाइज निमोनिया सक्सेसफुली है। सोशल अवेयरनेस एंड एक्शन टू न्यूट्रलाइज निमोनिया सक्सेसफुली, देश में निमोनिया के कारण होने वाली बाल मृत्यु दर को कम करना, निमोनिया से बच्चे की सुरक्षा के लिए लोगों को प्रेरित करना और रोग के नियंत्रण के लिए हेल्थ प्रोफेशनल्स को प्रशिक्षण प्रदान करना, इसमें सम्मिलित हो जाएगा। ठीक है, चलो तो एक काम करते हैं, अब ये एक वीडियो काफी बड़ा हो चुका है तो अपन क्या करते हैं, अब इस वीडियो को यहाँ पे पॉज करते हैं और नेक्स्ट वीडियो में जो है इसको पूरा कंप्लीट, हालांकि रिकॉर्ड तो मैं अभी इसके बाद ही करूंगी 5-10 मिनट का ब्रेक लेने के बाद ही, लेकिन आप लोगों के लिए आज ये मिलेगा और कल जो सेकंड पार्ट है वो मिलेगा। चलो, थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।